हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसका आगे का पार्ट। हमने इसकी पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। जिसमें हमने 3 प्रिंसिपल बात करी थी। पहले हमने प्रिंसिपल्स समझे थे, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। आज हम उसके आगे ही बात करने वाले हैं। जो बाकी बचे प्रिंसिपल है, 11 प्रिंसिपल जो बचे हुए हैं, 14 प्रिंसिपल है फ्लोर के, उसके आगे की बात करने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, आपके साथ में प्रैक्टिस भी होगी। तो हमारा अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, यूनिटी। यूनिटी मतलब आता है कि एक यूनिट, यूनिट कहते हैं ना कि एक होता है। यूनिटी जहां भी आता है, यूनिटी मतलब एक होनी चाहिए। तो कमांड आती है, कमांड मतलब ऑर्डर, एक तरह का ऑर्डर देना, है ना, किसी को ऑर्डर देना। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल ने कहा देयर शुड बी वन बॉस, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम, ये वो तो वो ही प्रिंसिपल वॉलेट हो जाता है। क्योंकि अगर एक बंदे के ऊपर दो बॉस रखी जाए तो वो दो ऑर्डर देंगे, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके फॉलो करूं। इसलिए एक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपनी में ऐसा होता है कि वो किस तरीके से बॉस ऐसा रखते हैं कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस हो। ऐसा नहीं है कि उसको ये भी ऑर्डर दे रहा है, वो भी ऑर्डर दे रहा है, तो खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कहता है कि ईच पार्टिसिपेंट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जहां पर रूल्स वगैरह होते हैं, शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो फ्योल बहुत ज्यादा, फ्योल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टू दिस प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आप लोग करना है, आपने अगर गोल अचीव करना है तो ऐसा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं रखोगे तो आप कभी भी ऑर्गेनाइज चल नहीं सकती। तो ही फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल वॉलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड और डिसिप्लिन इज इन जियोपर्डी, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहे कि अगर ये आपका प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो अथॉरिटी बेफालतू में, अथॉरिटी का कोई फायदा नहीं है। आप अथॉरिटी का बहुत ज्यादा ओवर यूज करोगे एक तरह का। डिसिप्लिन इज इन जियोपर्डी, डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा क्योंकि एम्प्लॉय तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, डिसिप्लिन कैसे बनेगा वो। ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी का भी ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाएगा। और स्टेबिलिटी थ्रेटन, स्टेबिलिटी थ्रेटन मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो भी कंपनी में टिक नहीं पाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आपने पढ़ना है, बहुत बढ़िया है। A manager of marketing department has given order to salesperson that offer 10% discount to buyer. But finance department tells salesperson not to offer above 5% discount. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, मैनेजर ने सेल्स पर्सन को कहा कि आप 10% डिस्काउंट दो बायर को, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं नहीं, 5% से ऊपर नहीं देना। In marketing department already work is divided among different sub departments such as advertisement division, regional sale office. Thus division of one leads to work is done effectively and efficiently. कह रहे हैं कि अब देखो ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन वॉलेटेड हियर, आल्सो आइडेंटिफाई वन प्रिंसिपल दैट सक्सेसफुल फॉलोस। साफ साफ दिख रहा है। अभी हमने बात करी यूनिटी ऑफ कमांड वॉलेट हो रहा है, और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि एक मार्केटिंग मैनेजर सेल्स पर्सन को ऑर्डर दे रहा है 10% डिस्काउंट देना, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहा है उसको ऑर्डर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो खुद कंफ्यूज होकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड वॉलेट हो रहा है। पर कौन सा प्रिंसिपल सक्सेसफुल हो रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्क को आपने डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये बिल्कुल उससे प्रिंसिपल वॉलेट, वॉलेट जो करा अभी हमने बात कर दी उसी से रिलेट करता है। यहाँ भी यूनिटी आ गई, यहाँ भी एक आएगी, लेकिन ये डायरेक्शन की बात कर रहा है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन है उन सबका एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक कॉमन गोल की तरफ अचीव होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। All the units of an organization should be moving towards same objective through coordinated and focused effort. कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि यूनिटी एक तरह का डायरेक्शन एक तरह करना। तो वो कोऑर्डिनेशन तभी बन पाएगा जब आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कर पाओगे। Each group of activity having the same objective must have one head and one plan. मतलब कि एक, जैसे कि एक डिपार्टमेंट है हमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर रखो और वहां पर एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोडक्शन मैनेजर को 10 काम दे रहे हो, एक प्लान हो, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए काम करने के लिए।
दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तभी बन पाएगा ना, कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि सब एक जगह पे फोकस कर पा रहे हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, कि सबको आप एक काम दो इस तरीके से। इसको एग्जांपल जो समझते हैं, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार्स, देन इट शुड हैव सेपरेट टू डिविजन्स। ऐसा नहीं हो कि मोटरसाइकिल और कार का एक ही डिवीजन बना दिया आपने और आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी सेल बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक डिवीजन अपना गोल पे तभी फोकस कर पाएगा जब उसका एक प्लान होगा। ये नहीं हो, क्योंकि मोटरसाइकिल का अलग काम होता है, कार का अलग काम होता है, आप मिक्स नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल का आप अलग डिवीजन बना दो, कार का अलग बना दो, तो मोटरसाइकिल वाला डिपार्टमेंट अपना फोकस करेगा, आप अपना फोकस करोगे, काम हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बन गया। वो अपना अपना काम पे फोकस कर पा रहा है, आप अपने। तो वन हेड वन प्लान, यानी कि जो भी आपका काम है उसको आप एक ही प्लान दो, एक हेड पे सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग बचती है। ओवरलैपिंग मतलब दो काम मिक्स नहीं हो पाते एक साथ, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी इससे बचती है। अगला हमारा एक यहाँ पर पहले हम एग्जांपल तो समझते हैं, बहुत ही बड़े एग्जांपल है। लाला जी इज रनिंग बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, दे प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट, जैसे कि डीवीडी, एलईडी, फैन पाइप, ये सब प्रोडक्ट वो आपका मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ठीक है, दे मेड सेपरेट डिवीजन ऑफ ईच लाइन प्रोडक्ट, अपॉइंटेड अ हेड हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड। उन्होंने अपना सेपरेट डिवीजन बनाया, हर एक जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे अलग उनका स्पेशलिस्ट बनाया जो भी उस फील्ड के थे। कंपनी इज ग्रोइंग सक्सेसफुली ड्यू टू सेपरेट डिवीजन। द कंपनी इज वर्किंग स्मूथली, बट आफ्टर 1 year there is conflict between division of fan pipe and DVD and overlapping of both activity। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है, कौन सा, यस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि आपका लास्ट में लिखा हुआ है लाइन में कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दो डिवीजन के बीच में ओवरलैपिंग होगी, यानी कि फैन पाइप डीवीडी, वो उनका काम आपस में टकरा गया, मतलब कि वो उनका काम मेरे ख्याल से उनका इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया होगा, जिसकी वजह से खराब हो गया। ओवरलैपिंग होगी, जहां पर ओवरलैपिंग होगी वहां पर यूनिट डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। अगर आपकी यूनिट ऑफ डायरेक्शन है, इसका मतलब है कि आपका एक काम है, सिर्फ एक हेड पे सिर्फ एक ही काम देना है। लेकिन अगर आपको ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर रखी है, आपने डीवीडी फैन पाइप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद तभी ओवरलैपिंग हो रही है। इसलिए आपका क्या प्रिंसिपल वर्ड होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमारा छठा होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है, मतलब कि आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ के पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फोकस करो। ये नहीं है कि मैं अपने डिपार्टमेंट फोकस करूंगा, मेरा इंटरेस्ट पहले है, बाहर में गए सब, ऐसा नहीं करना। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। फ्योल ने बहुत प्रायोरिटी दी है इस प्रिंसिपल को, बहुत जरूरी। कह रहे कि हर एक एम्प्लॉय को अपने गोल को छोड़ के पहले ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। एवरी वर्कर हैव सम इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द कंपनी, द कंपनी हैज गोल्स इज ओन ऑब्जेक्टिव, लेकिन इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विल सप्रेसिड। क्योंकि क्या होता है कि कई बार इंटरेस्ट जो कंपनी का है वो नीचे हो जाता है एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। दिस इज बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर स्टेक होल्डर आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट इन। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट पहले जरूरी है। वर्कर जो स्टेक होल्डर है, हमारी कंपनी पे पैसा लगा रखा है, उनका इंटरेस्ट पहले ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनका इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी भाई। आपका एम्प्लॉय का गोल तभी अचीव होगा जब कंपनी चल पाएगी। कंपनी खराब होगी, अगर कंपनी पैसे नहीं कमाएगी तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, सोचने वाला पॉइंट है। तो इसलिए जितने भी इंटरेस्ट है हमारे ओनर्स, डेट्स है, कस्टमर्स है, सोसाइटी है, वो सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए। स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से पहले आपका जो बड़े ग्रुप है, ओनर्स वगैरह, अपने शेयर होल्डर्स है, उनका ध्यान पहले रखना चाहिए, ना कि छोटे इंडिविजुअल्स का, क्योंकि अगर वो सैक्रिफाइस कर गए तो कंपनी ठप हो जाएगी। इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है। सातवां हमारा प्रिंसिपल है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब कि रेम्युनरेशन कहते हैं जो भी आप पैसा दे रहे हो, जो भी आप पैसा दे रहे हो एम्प्लॉइज को, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी आप पैसा दे रहे हो वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। फेयर मतलब ठीक ठाक, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा दोगे तो भाई वो फिर वो सोचेगा कि क्या जो काम करने की जरूरत क्या है, पैसा तो वैसे ही मिल रहा है, होते ऐसे बहुत सारे। और अगर कम दोगे तो भी दिक्कत है, तो फिर वो सोचेगा कि मैं काम क्यों करूं, मोटिवेशन नहीं आने की उनको। तो कंपनी को फेयर वेजेस देनी चाहिए,
should be paid which go to the least a reasonable standard of living, ताकि वो अच्छी खासी एक लाइफ जी सके। तो फेयर रेम्युनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल होनी चाहिए, मतलब कि जैसा काम है उस हिसाब से। ये नहीं है कि आप काम बहुत तगड़ा दे रहे हो, पैसा तगड़ा दे रहे हो सिर्फ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस विल इंश्योर कोजिनियस एटमॉस्फेयर, मतलब कि अच्छा खासा एटमॉस्फेयर बनेगा, एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो भी वर्कर्स है हमारी कंपनी में, उनके बीच और मैनेजमेंट के बीच अच्छा रिलेशन तभी बन पाएगा जब आप उनका भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल पे एंड शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा फेयर होना चाहिए कि एम्प्लॉइज का भी हक में हो, ऑर्गेनाइजेशन के हक में हो। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चल जाए ज्यादा पैसे दे पे करके, ऐसा होना चाहिए। ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉइज तभी टिक पाएंगे ना, रेवोल्यूशन जब सही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि आपकी जो पावर है डिसीजन लेने की, वो सिर्फ एक जगह पे होनी चाहिए, एम्प्लॉइज भी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ एक जगह पे होनी चाहिए। देखो कंपनी के अंदर ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिपार्टमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, और एक लो लेवल होता है। ये कहता है प्रिंसिपल कि आपका जो सेंट्रलाइजेशन मतलब कहता है कि जो भी आपका हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने हैं वो टॉप लेवल पे ही होने चाहिए, मिडिल लोअर भी नहीं होने चाहिए। जो भी डिसीजन लेना है सब टॉप लेवल के पास होना चाहिए, क्योंकि मिडिल लेवल पे देंगे तो वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि जो भी आपके डिसीजन लेने हैं वो सब जगह बांट दो, हर जगह। डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, कुछ भी डिसीजन लेने की, है ना, या फिर कमांड करने की, जो भी आपके पावर है वो सब में बांट दो। जितने भी हमारे कंपनी के डिपार्टमेंट्स है, जो भी लो लेवल काम कर रहे हैं, सबको बांट दो ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबकी जगह अथॉरिटी। तो हमारा जो सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन फ्यूल नहीं कहता ऐसा। फ्यूल कहता है कि हम इनके बीच में बैलेंस बना के रखें। ऐसा ना हो कि एक जगह पर अथॉरिटी अगर कर दी जाए तो सबऑर्डिनेट जो हमारे हैं, यानी कि जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो फिर उनको लगेगा कि मेरी कोई बात नहीं सुन। उनको अगर कोई डिसीजन पसंद ना आए तो वो कैसे बताएंगे, फिर उनके खिलाफ डिसीजन हो सकता है। इसलिए ये चीज गलत है। सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह सही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि सब जगह अथॉरिटी बांट दी गई तो मिसयूज कर सकते हैं, वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कुछ डिसीजन वो कहता है, फ्यूल करता है, देयर नीड टू बी बैलेंस, बिकॉज बैलेंस बहुत जरूरी है। सबऑर्डिनेट की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि उनकी बात सुनी जाए डिसीजन लेने में, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर अटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े जो डिसीजन लेने हैं, जो मेन डिसीजन लेने हैं, वो सेंट्रलाइजेशन पे पास होना चाहिए। वो सेंट्रलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन डिसीजन लेने हैं, कंपनी को बढ़ाना है, कुछ करना है मेन, वो सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए इसके लिए, तो टॉप लेवल ले। लेकिन जो बाकी डिसीजन है वो सबऑर्डिनेट के इन्वॉल्वमेंट में होने चाहिए ताकि वो भी खुश रहे। तो इसलिए देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एम्प्लॉइज को डिसीजन फॉलो करना होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हर एक पे आप अथॉरिटी दे रहे हो, हर एक डिपार्टमेंट में नीचे लो लेवल तक आप जब अथॉरिटी दे रहे हो तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी कंपनी में ढंग से सोचेगा कि क्या जरूरी है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डिपेंड भी करता है वैसे अलग अलग चीजों पे कि आप कैसे कंपनी है। कंपनी ऐसी है कि भाई बहुत तगड़ी कंपनी बना रखी है आपने, हर जगह ब्रांचेस, तब तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तब तो कहेगा चलो आप डिसीजन ले लो, सारे डिसीजन हम कैसे लेंगे, क्योंकि आप जहां पर काम कर रहे हो हमें उनके बारे में क्या पता। कभी होता है ना कि आपको जिस लेवल पे, भाई आप ग्राउंड लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा है, आपको नहीं पता, तो वो उसको आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, उसको थोड़ी देते हो आप लोग। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटे बिजनेस में ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पर आप बेफालतू में थोड़ी दे नहीं सकते, जहां पर बड़ा बिजनेस नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको हर एक चीज में क्लैरिटी आए अच्छे से। एन ऑटोमोबाइल कंपनी, यहाँ बता दो क्या लिखा हुआ है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी of is manufacturing bike and most of the workers are working in night shift. ठीक है, and the company ये लिखा हुआ the company wants to get maximum output in a week. ठीक है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बाइक और मोस्ट ऑफ द वर्कर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कंपनी चाहती है मैक्सिमम आउटपुट आ जाए एक वीक में। मोस्ट ऑफ द वर्कर वांट्स टू रिसीव holiday of at least 2 days and supervisor fall into temptation in the interest of workers and due to this company suffers huge losses. कहने का मतलब ये है कि कंपनी आउटपुट बढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि वर्कर ने छुट्टी दे दी वर्कर को,
कि अगर आप वो कह रहे कि चलो आप काम आप छुट्टी लो और सुपरवाइजर को चक्कर में आपको कंपनी में लॉस होना पड़ा, बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है? डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, नन ऑफ दिस। फटाफट से बताओ क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो चीज है, आपने क्या समझा है? ये आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, नन ऑफ दिस का आंसर आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने कर दिया यहाँ पर, कंपनी का इंटरेस्ट नीचे रख दिया, वर्कर का इंटरेस्ट पहले रख लिया, उनको छुट्टी दे दी। भाई पहले आपको कंपनी में सोचना चाहिए था। इसलिए जो भी डिसीजन लेने है अपने कंपनी की सोच के लेने, कंपनी के इंटरेस्ट में लेने, कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर यहाँ इसने कर दिया कंपनी नुकसान, इसलिए क्या आएगा? सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं स्केलर चेन। हमारा नोवा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? एक ऐसी चेन ऑफ कमांड जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में काम आती है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करनी है तो फ्योल ने कहा है कि आपको एक चेन बनानी चाहिए, जिससे वजह से आपका एक अथॉरिटी, जिस लेवल का बंदा है उस लेवल के बंदे पे आपका सिर्फ ऐसे ही, आपका ऐसे कोई बात नहीं कर पाएगा। कोई अगर बहुत टॉप लेवल पे है उसको ऐसे ही सीधा बात नहीं कर पाएगा उससे। एक अथॉरिटी लेवल की चेन होनी चाहिए, ठीक है? एक ऐसी चेन जिसमें सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो आपके ऊपर लेवल का है, एक सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके नीचे लेवल का है। अथॉरिटी के मामले में सपोज आप एक टॉप लेवल का काम कर रहे हैं, आप सीईओ कंपनी के, एक बंदा है मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, तो बड़ा कौन होगा? सुपीरियर कौन होगा? सीईओ सुपीरियर होगा ना, सीईओ होगा सुपीरियर और बन गया मैनेजर सबऑर्डिनेट। तो ऐसे ही चेन होनी चाहिए कि जो जो बंदे सबसे टॉप लेवल के हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए। जैसे कि अगर ए बंदा सबसे टॉप लेवल का होगा वो सबसे ऊपर होगा, डी बंदा सबसे नीचे होगा, उस रैंक के हिसाब से आपका चेन बननी चाहिए। कि अगर डी को ए के साथ कम्युनिकेट करना है, एक ए को ए से बात करनी है, तो पहले डी को सी से बात करनी पड़ेगी जिसके जस्ट ऊपर लेवल का बंदा है, फिर सी को बी से बात करनी पड़ेगी, फिर बी को ए से बात करनी पड़ेगी। ये होती है स्केलर चेन। फ्योल ने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बोलते, चेन ऑफ अथॉरिटी बोलते, क्योंकि अथॉरिटी के लेवल के हिसाब से हम चेन बनाते हैं। चेन अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। इससे क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन बनता है। इससे क्या होता है? डिसिप्लिन बनता है, क्योंकि डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप रूल्स वगैरह नहीं होगे फॉर्मल, मतलब कि आप कोई ऐसा नहीं करोगे, आप सोचोगे सीधा सीईओ से बात कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप डिसिप्लिन नहीं बना पाते। कम्युनिकेशन सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि बंदे को अच्छे तरीके से, वैसे इसके नुकसान ही बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कि आपको देखो अगर डी से ए तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो बहुत ज्यादा बंदों तक हो सकती है वो जाके पहुंचे, तो डिले भी हो सकती है कम्युनिकेशन में, और बहुत ज्यादा डिले भी हो सकती है, हो सकता है बहुत ज्यादा फिल्टर भी हो जाए। आपकी जो बात है वो, जो आप पहुंचाना चाहते थे वैसे ही वो पहुंचे ही ना। लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सगला चेन। वरना क्या होता है कि लोग फिर सोचते हैं कि जैसे मर्जी बात कर लो तो दिक्कत क्या है। तो वो डिसिप्लिन बनाने के लिए, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी होती है। और लेकिन कभी कभार अगर इमरजेंसी आपको बात करनी है तो फ्योल ने क्या किया, गैंग प्लैंक भी फॉलो कर सकते हो। गैंग प्लैंक मतलब होता है कि आपको अगर जैसे कि डिपार्टमेंट मैनेजर है, वो एक ही लेवल का बंदा है, मिडिल लेवल के बंदे हैं, तो जो से भी एक ही लेवल के बंदे हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब चाहे। अगर अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक फॉलो हो सकता है अगर आप एक ही लेवल के बंदे हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये नहीं कि आप ए से डी से पहले आपको जी तक जाना पड़ेगा, तो आप सीधा डी से जी तक कम्युनिकेट कर सकता है अगर वो एक ही लेवल का बंदा है। ठीक है, एक ही लेवल बंदे अपने आपस कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। बाकी स्केलर से फॉलो करनी पड़ती है। हमारा 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है आपका, क्या होता है ऑर्डर मतलब? सो ऑर्डर मतलब होता है किसी भी काम को, कोई भी प्लेस है कि किसी भी जगह है आपकी, जो जिस चीज की जिस जगह पे होनी चाहिए उसी जगह पे रखना। ठीक है, ऑर्डर शेड्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। जिस जगह पे जहां पर वो होनी चाहिए वहीं पे उसको जगह पर रखना। ऑर्डर मतलब ये होता है सब चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना, ऑर्डर रखना। तो ऑर्डरनेस में क्या होता है? ऑर्डर मतलब एक होता है कि आपका बुलाना, किसी को अपनी, किसी को ऑर्डर देना, वो वाला ऑर्डर नहीं है ये। ऑर्डर मतलब है कि आपका एक तरीके से सब कुछ होना चाहिए कि भाई अगर आपका जैसे कि टेबल यहाँ पर, टेबल यहाँ होना चाहिए, ऑफिस उसका वहां पर है, मैनेजर का वहां होना चाहिए। ठीक है ना? आपका टूल्स यहाँ रखने चाहिए, यहाँ रखे होने चाहिए, औजार यहाँ पड़े होने चाहिए, सब क्या है? ऑर्डर। तो ऑर्डर बहुत जरूरी है ताकि कंपनी में फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे क्या होता है कि डिले नहीं होती काम में, बेफालतू में काम
फैक्ट्री में ज्यादा जरूरी होता है ऑर्डर में, फैक्ट्री ज्यादा जरूरत है बिजनेस में, बहुत ज्यादा फैक्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्री में अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे जिस जहां पर आपको होना चाहिए वर्कर को, तो फिर आपका काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसलिए फॉर एग्जांपल अ वर्कर हैज टू वेट फॉर एक्सेसरीज इन फैक्ट्री, वर्कर को एक्सेसरी नहीं मिल रही है, ठीक है, जो उसको काम करने चाहिए, औजार वगैरह, तो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर वर्कर वर्किंग फॉर सेम थिंग, भाई एक जगह पे वो आते हैं, वहां पर उसको काम, वहां पर जो चीज मिलनी चाहिए वो उसको मिल नहीं रही है, तो क्या होगा, काम में बांध आ जाएगी, काम में बांध आ जाएगी तो क्या होगा, कंपनी को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इफ ऑल द एक्सेसरी किट हैज सेट इन अ प्लेस वेयर ऑल वर्कर गेट इजीली एक्सेसिबल, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरीनेस। जिस अगर आपको लगता है कि यार ये वर्कर को बार बार रोज एक जगह पे आते हैं, उसको वेट ना करना पड़े, बार बार कहीं पे एक्सेसरी लाना ना पड़े, उसकी इसकी बढ़िया है कि आप उसको एक किट दे दो वहीं पे एक्सेसरी की, ताकि वो अच्छे से काम कर सके वहीं पे। इसको कहता है ऑर्डर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 11वां हमारा प्रिंसिपल इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि हर एक को इक्वल ट्रीट करना, एक हर एक को इक्वल ट्रीट करना, जिससे आपको फेयरनेस आती है एम्प्लॉइज में, जो भी जैसा भी एम्प्लॉइज है हर एक को जैसा है वो वैसा उसको अपनाना। तो इक्विटी हर एक के साथ होनी चाहिए, मतलब कि हर एक के साथ जस्टिस पूरी पूरी तरह से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ऐसा बंदा है तो मैं इसको कंपनी में लूंगा नहीं, इसको कम सैलरी दूंगा, चाहिए ऐसा बंदा है तो मैं इसको ज्यादा सैलरी दूंगा। इक्विटी होनी चाहिए हर जगह पे, जैसा इंप्लॉइज है हर एक का फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए पूरे सभी इंप्लॉइज के साथ। फॉर एग्जाम्पल a manager in the company does not give an opportunity to those employees who are from India, तो ये क्या है, इक्विटी नहीं हो रही वहां पर, कि अगर जो इंडिया से है या कोई चाइना से मेरी कंपनी में आ गया तो मैं उसको काम नहीं दूंगा, मैं उसको सताऊंगा, ये क्या है, इक्विटी नहीं है वहां पर। इक्विटी मतलब है कि हर एक को इक्वल ट्रीट करना। हर एक मैनेजर को ये सोचना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉइज हर एक समान है, चाहे वो जैसा भी हो। समझ में आ गया? ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज में सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो काम अच्छे से करता है। सारे ज्यादा प्रिंसिपल देखो एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा है ना, एम्प्लॉइज को फायदे के लिए। आगे बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मतलब होता है एम्प्लॉइज, ठीक है, पर्सोनल मतलब होता है हमारे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टेबिलिटी मतलब होता है कि उनकी किस चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मतलब कि एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में टिके रहने चाहिए, एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में टिके रहने चाहिए। इसको कहते हैं एम्प्लॉइज का टर्नओवर, इसको देखा जाता है एम्प्लॉय टर्नओवर से। टर्नओवर मतलब सेल्स भी होता है, टर्नओवर का मतलब कुछ और भी होता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि निकलना, कंपनी से एम्प्लॉइज ज्यादा निकलने नहीं चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर आप कंपनी में कोई बुला रहे हो तो वो टिकना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी को छोड़ के भाग रहा है। अकॉर्डिंग टू योर पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। वो कह रहे हैं कि आप अच्छे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो, बहुत ज्यादा टेस्ट रख के अच्छे से, जो कंपनी में चाहिए बंदे उसको ढंग से लो। ये ना हो कि बार बार आप बेफालतू में आपको फिर दोबारा से नए नए कंपनी में एम्प्लॉयज हायर करने पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिक्रूट, क्योंकि आप जब एम्प्लॉयज को लाते हो नए नए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एम्प्लॉयज को भी, तो कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए आप सही से बंदे ले ना, पहले से सही से आप उसको सेलेक्ट करके ढंग के बंदे लाओ तो निकलने का नहीं कंपनी से। इसलिए दे शुड बी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कि वो कितने साल तक टिक रहा है, ठीक है ना, वो टिकना चाहिए। टेन्योर उसका होना चाहिए, यानी कितने साल तक है कंपनी में, वो होना चाहिए अच्छे सा। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, उनको अच्छा टाइम देना चाहिए, उनकी रिपोर्ट बननी चाहिए, सब आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, ताकि एम्प्लॉइज को अच्छे से आप सेलेक्ट करो ताकि वो निकल ही ना पाए, ठीक है। सो आगे है हमारा इनिशिएटिव। 13 में से इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब होता है कि आप पहल दो, यानी कि कुछ मौका दो, मौका, एम्प्लॉय को कोई मौका देना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। फ्यूल कहता है कि सेल्फ मोटिवेशन, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ मोटिवेशन, इट इज टेकिंग थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। कुछ मौका देना चाहिए ताकि वो भी कुछ अपना सजेशन दे सके, अपना अपने आप को साबित कर सके, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो सब क्या है, इनिशिएटिव। सो मैनेजर एंड एम्प्लॉय, मैनेजर को हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव देना चाहिए, एम्प्लॉय को हमेशा मैनेजर गिवन इनिशिएटिव टू एम्प्लॉय फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गिविंग सजेशन। जो भी डिसीजन लेना है कंपनी में, आपको आओ भाई आप भी अपने अभी सजेशन दो, आप भी दो। इससे क्या फायदा होता है कि आप कंपनी का भी बहुत ज्यादा वो जो हमारा जो टारगेट चाहती है, जो चाहती है कि हाँ ये हमारा अचीव होना चाहिए, वो भी अचीव हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय भी मानेगा उस बात को।
इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशिएटिव। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देखो कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। तो हमारा जो टाइम बचता है डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा बचता है, क्योंकि अब मिल के डिसीजन लेते जल्दी होता है, इसलिए कहते हैं इनिशिएटिव। अगला देखते हैं एस्पिरेट डिकोप्स। लास्ट प्रिंसिपल हमारा है एस्पिरेट डिकोप्स। एस्पिरेट डिकोप्स एक वर्ड है जिसमें ये कहते हैं कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए। एस्पिरेट डिकोप मतलब टीम स्पिरिट, मतलब कि एक ऐसा जज्बा होना चाहिए जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं टीम वाले, कि हाँ यार मुझे कंपनी में कुछ करना है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। फ्यूल कहता है मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। अगर एक टीम में बंदे काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी सारी टीम है, तो वहां पर टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि कंपनी, जिससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ यार मुझे अपने गोल को अचीव करना ही करना है। हर एक एम्प्लॉय को सोचना चाहिए कि मुझे किसी तरह से अपने कंपनी कुछ करना है। इससे क्या होता है कि वो फिर हम जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज के कुछ करवाए हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैनेजर शुड प्लेस आई विद वी, मतलब कि वो ना सोचे कि भाई मैं ही सब कुछ करूंगा, वो आई को मैं को कर दे हम, कि हम सब मिलके कुछ करेंगे, हम सब मिलके इस गोल को मुझे अचीव करना है। तो वो से कहते हैं टीम स्पिरिट, ताकि हर एक बंदा अपने अपने आप को छोड़ के कि मैं को छोड़ के मैं हम पे फोकस आ जाए वो, यानी कि हम मिलके कुछ करेंगे, आपस में बातें करें, आपस में आइडिया बनाए, आपस में सजेशन दें। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी गोल अचीव हो सकता है। इसलिए बिना टीम स्पिरिट के कुछ नहीं होगा। टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। दिस विल राइज टू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। तो सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे भी कुछ पूछा जा रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास होता है, विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए एस्पिरेट डिकोस ये कहता है। ये था हमारा पूरा का पूरा 14 प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में मैंने आपको समझाया। इसकी पहली वीडियो भी आपको समझ में अच्छी से आ गई होगी। ऐसे ही आपको समझना होता है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती। सो होप आई क्लियर ऑल योर, जो भी आपका लगता था कि हाँ यार मुझे यहाँ दिक्कत आती है, या आपको बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बस ऐसे ही समझ आ जाए और डिटेल में आपको अच्छी तरह आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिससे आपके मैं केस स्टडीज में बात करूंगा और टेक्निक्स जो आपके टेलर की है वो उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। आपको अच्छी वीडियो लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जो बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।